हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को समाप्त कर चुके थे और उस पर बेस्ड आपको हम क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए थे, जिस क्वेश्चंस के संबंध में अब हम लोग बात करेंगे। वहाँ जो आपको क्वेश्चंस दिया गया था वह क्वेश्चन किसका किसका था, याद आ रहा है? एनसीईआरटी से आपका था एग्जाम्पल 2.1, 2.2 एंड 2.3। एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट 2.1 से लेके 2.5 तक था और एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.9 तक था। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बना लिए होंगे। आइए हम सभी की चर्चा करते हैं। जो बच्चे नहीं बनाए, कुछ बच्चे क्वेश्चन से न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो मैं उनको ये बात बता दूं, न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं डरना है। और न्यूमेरिकल आपके थ्योरी के पोर्शन से ज़्यादा आसान होता है भैया। आप देखिए ना, डिफरेंट फॉर्मेट आपको बताया गया है, इसलिए हम एक तरफ से अभी आपको बता रहे हैं ताकि जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उनका डर दूर हो जाए और वो बनाना शुरू। तो आइए हम लोग फर्स्ट में बात करते हैं। एग्जाम्पल जो है ये तो क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, आप आराम से बना लिए होंगे। सिर्फ बनाना आपको अपने ढंग से है, बुक का मेथड नहीं देखना है और बाद में आंसर को मिला लेना है। आइए तो हम इंटेक्स से शुरू करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 2.1। देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करते हुए सॉल्यूशन बनाया गया। तो यहाँ हमारा बेंजीन क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। मास ऑफ बेंजीन, सब मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, जो आपका क्या है, सॉल्यूट है। इसका मास दिया हुआ है 22 ग्राम। आप देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो क्या है, सॉल्वेंट है, यह दिया गया है 122 ग्राम। ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन का मास हमें पता चल जाएगा, हम दोनों के मास को ऐड कर देंगे तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 22 प्लस 122 इस 144 ग्राम। अब आपको क्या कहता है, परसेंटेज मास बाय मास बताइए बेंजीन का और CCl4 का। तो परसेंटेज मास बाय मास ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ बेंजीन बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक का अगर निकाल दिए तो दूसरे का 100 माइनस करके भी हम बता सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि क्या जैसे हम एक का निकाले उसी ढंग से दूसरे का नहीं निकाल सकते हैं? क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम आसानी से 100 माइनस कर देते तो वही लाइक 10, आपको 10 मंजिले पे जाना है, लिफ्ट चल ही रही है तो लिफ्ट से जाना ज़्यादा आसान है। अब कोई बोलेगा नहीं हमको सीढ़ी गिनना है, तो जाओ सीढ़ी से, तरीका है, आप यहाँ माइनस कर देते तो हो जाता। लेकिन कोई दूसरा बोलेगा नहीं हमको उसी ढंग से हम बेंजीन का निकाले उसी ढंग से CCl4 का निकालेंगे, यहाँ मास ऑफ CCl4 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। ठीक है भैया, वो भी करेंगे तो आंसर आएगा, बात तो सेम ही हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए सेम इसी ढंग की बात है। दूसरा क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए, जहां आपको क्या क्या है, परसेंटेज मास बाय मास बेंजीन का दे दिया है, परसेंटेज मास बाय मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, कितना है, 30 है, कितना है, 30 है। और ये परसेंटेज मास बाय मास बेंजीन, और ये कैसा सॉल्यूशन है, तो बेंजीन को डिसॉल्व कराया गया है CCl4 में। तो आप देखिए इसका अर्थ क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है, तो बेंजीन है
और रिमेनिंग 70 ग्राम क्या होगा, तो सॉल्वेंट होगा जो क्या है CCl4 है। तो आप बताइए, इसका मास पता चल गया तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, इसका भी मास पता चल गया तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो मोल फ्रैक्शन भी निकल गया। क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, XA इक्वल्स टू क्या हो गया Na प्लस Nb, दैट्स ऑल। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट में कहता है 30 ग्राम ऑफ हेक्साहाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। तो बताइए, ये तो सबसे आसान हो गया, मोलरिटी निकालना है, हमें मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता करना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे ज्ञात करेंगे, मास बाय मोलर मास, मास दिया हुआ ही है और सॉल्यूट का नाम लिख दिया तो मोलर मास को आप निकाल लेंगे। इसके बी में देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें दो क्वेश्चन था, ए हो गया, बी में कहता है 30 ml ऑफ 0.5 MH2SO4 is diluted to 500 ml। अब सबसे फर्स्ट आपको डाइल्यूशन का प्रिंसिपल समझना है। डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन टू डिक्रीज इट्स स्ट्रेंथ इज नोन एज डाइल्यूशन। इसे 1 मिनट समझते हैं। हम क्या किए कि हम एक शरबत बनाए हैं, 300 ml का शरबत है और अभी वो हमें ज्यादा मीठा लग रहा था। हम क्या किए, उसे डाइल्यूट किए, उसमें 100 ml हम और डाइल्यूट करना, उसके मिठास को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, और उसमें 100 ग्राम चीनी डाल देंगे, ये नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, उससे तो क्या होगा, मिठास और बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसे डाइल्यूट करना है। उसमें हम क्या करते हैं, 100 ml और सॉल्वेंट को डाल देते हैं, वाटर को डाल देते हैं। तो पहले 300 ml सॉल्यूशन था, अब 100 ml आप वाटर जोड़ दिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 400 ml हो जाएगी। लेकिन वाटर मिलाने से पहले और वाटर मिलाने के बाद दोनों के दोनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, चीनी का अमाउंट दोनों में क्या है, सेम ही है। चीनी का अमाउंट ये 30 ml है, 0.5 m है, यह है बिफोर डाइल्यूशन, यह क्या है, बिफोर डाइल्यूशन, इसका वॉल्यूम यह है। आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या हो गया भैया, 500 ml हो गया, यह जो है वो क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 500 ml हो गया। तो क्या अब इसकी मिठास वही रह जाएगी क्या, इस चीनी जो शरबत जो बनाए थे, जो उसका मिठास पहले केस में था, पानी डालने के बाद भी मिठास वही रह जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। कंसन मिठास क्या हो गया था, डिक्रीज कर गया। तो अब डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, इसे हम आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए, इस केस में चीनी का नंबर ऑफ मोल्स और इस केस में चीनी का नंबर ऑफ मोल्स, इस सॉल्यूट का नंबर, शरबत की बात कर रहे हैं तो वहां इसलिए हम चीनी बोल रहे हैं। इसके जैसे यह है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, इक्वल ही होगा। मोलरिटी बराबर आप क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के लिए, तो H2SO4 के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसका वॉल्यूम गुने इसकी मोलरिटी। दूसरे केस में चलेंगे तो भी हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हम क्या लिखेंगे, फिर इसका वॉल्यूम गुने मोलरिटी, वॉल्यूम गुने मोलरिटी। ये हमारा एक था V1 हमारा हो गया है 30 ml, M1 हमारा हो गया है 0.5, V2 हमारा है 500 ml और हमें M2 ज्ञात करना है।
तो आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन, आप क्या देख रहे हैं दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1V1 इक्वल्स टू क्या M2V2, M1 0.5, V1 कितना है 30 इक्वल्स टू M2 तो निकालना ही है, ये क्या है 500, ये क्या हो जाएगा भैया 15 इक्वल्स टू M2 इंटू 500, अगर हम 5 से कैंसिल कराएं तो ये 3 और ये क्या 100, तो M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/100, इट मीन्स 0.03, 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2.4 नंबर, जरा 1 मिनट ध्यान देंगे, कुछ नहीं बोलना है, पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुने कि आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है ना, ये एनसीईआरटी बुक 2-3 एडिशन की है, डिफरेंट एडिशन जो है ना उसका अलग अलग है, 2-3 एडिशन की बुक है, और आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में आपकी बुक में आंसर कुछ होगा, दूसरे दोस्त की बुक में आंसर कुछ होगा, इस कुछ जगहों पे मिस प्रिंटिंग है, बाद में उसे करेक्शन करके भेजा गया है, तो पहले वाली बुक में कुछ हद तक गलत है जबकि दूसरे वाले में सही आ गया, वो मिस प्रिंटिंग है, तो वहाँ जहाँ इस ढंग की बातें हैं वो हम आपको बताते जाएंगे, और इसलिए अभी इसकी बात किए कि 2.4 नंबर क्वेश्चन में कुछ बच्चों के पास बुक होगी जिसमें आप आंसर देख रहे होंगे 37.5 ग्राम, और वो बच्चे बनाए भी होंगे तो उनका 37.5 ग्राम आ गया होगा, जबकि मैक्सिमम बच्चों के पास जो बुक होगी उसमें आप आंसर देख रहे होंगे 36.946 ग्राम, 36.946 ग्राम, सही आंसर 36.946 ग्राम ही होना चाहिए। क्यों, जरा ध्यान दें क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए क्वेश्चन कहता है कि द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 0.25 मोलर 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है जिसमें आपको मोलालिटी दी गई है, सॉल्यूशन है जहां आपको मोलालिटी दी गई है, और इसका मोलालिटी क्या है तो 0.25 है, मोलालिटी 0.25 है, और सॉल्यूशन का मास जो है वह हमारा क्या है तो सॉल्यूशन का मास 2.5 है, सॉल्यूशन का मास क्या है तो 2.5 kg है। तो आप याद कीजिए, आप क्या जान रहे हैं कि मोलालिटी में सॉल्यूशन की बात नहीं होती है, वह क्या होता है सॉल्वेंट की बात होती है। मोलालिटी दिया हुआ है 0.25, कहता है मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, सॉल्यूट जो है वह क्या है यूरिया है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.5 kg, इट मींस 2500 ग्राम, और आपको इसका मास बताना है। हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ सॉल्यूट बी x ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट बी x ग्राम, देन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 2500 माइनस x ग्राम हो जाएगा भैया। और आप जरा ध्यान दें मोलालिटी के फॉर्मूला में आप क्या करते हैं तो मोलालिटी आप करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये आपको दिया हुआ है या आपको निकालना है, मान लेते हैं हम इसे x, या 1000 या क्या हो गया 60 इंटू ये क्या हो गया 2500 माइनस x। इसे भी सॉल्व करने पे आ जाएगा 36.946 ग्राम। और जिनका 37.5 आया तो वो याद कीजिए वो क्या किए, इसे तो किए, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है 2.5 kg सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ना करते हुए उसको क्या किया सॉल्वेंट के रूप में अगर पुट कर देंगे 2500 यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सॉल्यूशन का मास है। 2.5 नंबर क्वेश्चन देखें,
और देख रहे हैं आपको क्या बताए थे कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और इन सब पे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट इसे नहीं बोलेगा, इसे क्या करेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ के टर्म में बोल देगा, जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 पॉइंट, और मैं इसे आप देख रहे हैं कि मोलरिटी निकालना है, तो कहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ, परसेंटेज मास बाय मास, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इन सब के टर्म में ही प्राय बढ़ता है। 2.5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहता है कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस 20% मास बाय मास एक्वस KI सॉल्यूशन, एक्वस KI सॉल्यूशन whose density 1.202 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो बताइए, आराम से निकाल लेंगे, मोलरिटी परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास। आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, जबकि आपके बुक में, एनसीईआरटी में या जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं इस फॉर्मूला के टर्म में डायरेक्ट तो करते ही नहीं, वो एक लाइन लिखा के छोड़ देंगे और 2 क्वेश्चन उसी ढंग पर बेस्ड देंगे, और बच्चे बुक तो बनाते ही नहीं। बिना बुक के पढ़ाई होती है क्या? बुक बनाइए और सारे के सारे क्वेश्चंस को 5 बार कम से कम बनाइए, तब जाके कॉन्फिडेंस हो। मोलरिटी आराम से निकल जाएगा। मोलरिटी की बात करें, ये परसेंटेज मास बाय मास 20 है, इसका अर्थ क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है भैया, तो 20 ग्राम KI है और 80 ग्राम क्या है, वाटर है। 80 ग्राम क्या है, वाटर है। ये हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दोनों पता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हो गया, सब वैल्यू पुट कर देंगे। और तीसरे में आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या, आपको इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा और इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या लिख देंगे आप, Na बाय Na प्लस Nb। हो गया। और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर वहां बना हुआ ही है, ठीक। इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है, इसके बाद जैसे पेज नंबर 64 में आप देखिए तो आपको 2.1 से 2.5 सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ इन टेक्स्ट का। ऐसे सभी का आंसर रहता भी नहीं है, यहाँ पर सभी का दिया हुआ है। अब आइए हम लोग बात करें एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे सभी ढंग का क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल भी होगा, न्यूमेरिकल्स भी होगा। तो जो थ्योरी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको लिखाया गया, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देखिए, तो बुक कहते हैं डिजिट देख लें, इस क्वेश्चन को याद ही है। फर्स्ट में कहता है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को डिफाइन करना है और ये कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होंगे सबके बारे में बताना है, बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे केस में कहा जा रहा है किसी सॉल्यूशन की बात कर, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्यूट इज ए गैस। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन कब होगा, जब सॉल्वेंट हमेशा क्या हो, सॉलिड। तो सॉल्वेंट को सॉलिड कर देना है और सॉल्यूट को क्या करना है, इस केस में गैस दे देना है। वैसा एग्जांपल लिखना है, बिल्कुल आपके बुक में दिया हुआ भी और सब लोग चर्चा किए हैं। तीसरा में देखिए कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को डिफाइन कीजिए। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मास परसेंट, सब डायरेक्ट आपको लिखाया गया है। इसके आगे आइए 2.4 में, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है। इस सॉल्यूशन के लिए परसेंटेज मास बाय मास देके रख दिया है 68 है, डेंसिटी दे दिया गया है, कहता है मोलरिटी बताइए। बताइए कोई दिक्कत है, सब बता रहे हैं सर। तो एक ढंग का क्वेश्चन एग्जैक्टली होगा भैया, और जबकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे मोलरिटी निकालने इन सब टर्म में जा रहा है, जबकि सबसे बड़ी विडंबना है ये सब टर्म में जनरली कोई बताएंगे ही नहीं। आइए 2.5 देखिए, सेम फिर उसी ढंग का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है।
क्या कहता है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है जहां परसेंटेज मास बाय मास दिया गया है 10, डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml, और क्या करता है मोलरिटी निकालने के लिए, और क्या करता है मोलरिटी निकालने के लिए, बोलिए आराम से निकल जाएगा। मोलरिटी परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर मास, और मोलरिटी में आपके परसेंटेज मास बाय मास 10 है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इसका अर्थ क्या हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है भैया, तो 10 ग्राम ग्लूकोज है, जबकि 90 ग्राम क्या है, वाटर है। 90 ग्राम वाटर है तो सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया। आप आराम से मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं, हो गया। 2.6 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, उससे पहले आप देखो हम बोले भी थे नहीं बनाने के लिए। 2.7, 2.8, 2.9 ये सब आपको बनाने के लिए दिया गया था, उसकी चर्चा पहले कर देते हैं। 2.7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, ये क्वेश्चन जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज मास बाय मास, उस समय भी हम इसकी चर्चा किए, और इसका आंसर क्या आएगा 33.5 आएगा। हाँ, कुछ के बुक में, मैक्सिमम बच्चों के बुक में 33.5 ही होगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का आंसर पीछे दिया रहता है, तो वहां आप देखेंगे मैक्सिमम के बुक में 33.5 ही होगा, जबकि कुछ पुरानी एडिशन वाले बुक में आंसर गलत है, वहां दो आंसर लिखा होगा, एक होगा 32%, दूसरा होगा 68%, तो इसे कट करके क्या कर देंगे 33.5 कर देंगे। 2.8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहां जरा ध्यान दें क्या कहा जा रहा है कि कोई एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाना है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इसका अर्थ क्या, ऐसा सॉल्यूशन जो फ्रीज ना करे। वाटर को ऐसे आप वाटर को आप फ्रिज में रखेंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री सी हुआ, वो क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाना है, उसमें हम क्या करेंगे, किसी सॉल्यूट का एडिशन करा देंगे तो वो 0 डिग्री सी पे क्या होगा, फ्रीज नहीं करेगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा। तो यही हुआ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, मींस फ्रीज करने से रोक देगा, फ्रीज करने से रोक देने से। कि ठंडे प्रदेश में इस तरह की बातों को यूज किया जाता है, या ठंडे प्रदेश में आप सुनते भी होंगे कि सड़क पे जब बर्फ जमा हो जाता है तो क्या करता है, उस पर नमक का छिड़काव करता है, नमक का छिड़काव होने से जल्दी बर्फ सड़क क्या होता है, साफ हो जाता है। क्यों, नमक को डालने से वो आइस जो था उस पर आप नमक को डाले तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। जो 0 डिग्री सी पे फ्रीज कर जा रहा था, अब मान लिया जाए आप नमक डालते हुए उसको 5 डिग्री सी 10 डिग्री सी तक पहुंचा दिए, तो अब तो अगर टेम्परेचर -10 डिग्री सी रहेगा तब ना वो फ्रीज करेगा भैया, लेकिन टेम्परेचर -2 डिग्री सी है, -3 डिग्री सी है, तो क्या वो सॉलिड के फॉर्म में आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और सड़क किस ढंग से है तो क्या होगा, फ्लो कर जाएगा और सड़क साफ हो गया। तो जब भी एंटी फ्रीज, क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान दें यहाँ आप देखेंगे सॉल्यूट का मास ज्यादा है और सॉल्वेंट का मास क्या है, कम है। जब भी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की बात हो तो वाटर आपको ऑलवेज क्या है, सॉल्वेंट है, और दूसरा जो है वो क्या है, यहाँ इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। जबकि आप देखेंगे इथिलीन ग्लाइकोल का मास 222.6 ग्राम है, 222.6 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट 222.6 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है 200 ग्राम है। सॉल्यूट जो है वह क्या है भैया, इथिलीन ग्लाइकोल है, जिसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 62। तो आपको मोलरिटी निकालना है, आराम से आप बता देंगे। दूसरे केस में आपको मोलरिटी निकालना है, जबकि आपको डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी दे दिया है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा भैया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन की तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 422.6। डेंसिटी दिया हुआ डिजिट हमको नहीं याद है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इतना डेंसिटी देख लेते हैं, 1.54 है क्या, 1.07 इतना ml हो गया। ठीक, अब देखिए मोलरिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000
बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम तो ml में ही है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता ही है 1000 कांस्टेंट ही है, मोलर मास आपको पता ही है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आप निकाल ही चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। टू 2.9 नंबर में देखें, 2.9 नंबर क्या करता है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, severely contaminated with chloroform, supposed to be a carcinogen, कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकता है। The level of contamination was 15 ppm. Express this in percent by mass. ppm में हमारा दिया हुआ है कितना है, 15 है, तो इसमें a में पूछा जा रहा है परसेंटेज मास पर मास क्या होगा, बोलिए एक लाइन में निकलेगा ही नहीं। ppm हम आपको बताए थे, परसेंटेज मास पर मास इंटू 10 टू द पावर 4 बताए हैं। बी में अब कहता है इसकी मोलारिटी निकालने के, देखिए परसेंटेज मास बाय मास 15 है, इसका अर्थ क्या समझ गए, इसका अर्थ समझ गए कि 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन कंसिस्ट 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो क्या है क्लोरोफॉर्म। हमें मोलारिटी पता करना है तो क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट ये पता है 15 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मोलर मास आप आराम से निकाल लेंगे, 12 और 1 क्या हो गया 13, ये 35.5 इंटू 3 106.5 प्लस 13 119.5, इसका मोलर मास हो गया। अब आपको क्या पता करना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मास 10 टू द पावर 6 और सॉल्यूट का मास क्या है 15 ग्राम है, तो 10 टू दी पावर 6 ग्राम में जब आप 15 ग्राम को माइनस करेंगे, ये लगभग क्या 10 टू दी पावर 6 ग्राम ही रह जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है बहुत ही कम है। जब हम बहुत ही ज्यादा में क्या करते हैं, बहुत ही कम को घटाते हैं, तो लगभग कोई चेंज नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा के ही बराबर बचा रहता है, बहुत ही ज्यादा के ही बराबर रह गया। तो अब हम आराम से मोलारिटी को निकालना है तो फाइंड कर देंगे, सबको तो पता चल गया। मोलारिटी को निकालना है तो आराम से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, WA इंटू 1000 बाय mm इंटू WB, mm इंटू WB। तो ये सारी की सारी बातें हो गई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, एग्जाम्पल हो गया, इंटेक्स्ट हो गया और एक्सरसाइज हो गया। एक बात आप बिल्कुल कान खोल के सुनिए कि अगर आप बोर्ड में और कंपटीशन दोनों में अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को बेसबुक बनाना होगा और कम से कम 5 बार कंप्लीट एनसीईआरटी को बनाना है, A to Z। एक दो क्वेश्चन बना लिए तो बनाना नहीं होता, 2 बार तो आपको साथ साथ हम बनवाते चलेंगे। देख रहे हैं, एक बार पोर्शन पढ़ा रहे हैं जहां तक का उससे बेस्ट है वो बनवाते जा रहे हैं, दूसरा जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा बोलेंगे एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक फ्रेश फिर से बनाएं। और प्रैक्टिस के लिए आप जैसे आज इसको बताए, आप बनाए होंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नहीं बना हो, कहीं दिक्कत हो रही हो, या जो बना भी होगा तो कुछ क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बनाए और तुरंत आंसर देखते हैं, बनाए और तुरंत आंसर देखते हैं। जब आंसर उनका मिल गया तो सही तसल्ली हुई, नहीं मिला तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरा आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं। लेकिन जब आप दूसरी बार उसे बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप किसी आंसर देखने के भरोसे नहीं रहेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन है, आप उसे पढ़ेंगे और बनाएंगे, क्योंकि आंसर देखने का आदत लगाने से कि आंसर जब तक नहीं देखे तो समझ में नहीं आ रही है तो फिर एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में थोड़ा आंसर आपके पास रहेगा। और हर हमेशा रटना नहीं, एक कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन ना हो कि दूसरा क्वेश्चन, प्राय ऐसा होता भी है, डिजिट तो चेंज कर ही देगा ना भाई, हाँ पैटर्न यही रहेगा लेकिन डिजिट तो चेंज करेगा। तो आप उसे रट के नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करें।
ये हमारा समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग बात करें आरसी मुखर्जी। और आप बच्चे आरसी मुखर्जी से ज्यादा डरे रहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आरसी मुखर्जी एनसीईआरटी के कंपैरिजन में आसान है। आपको एक चैप्टर में ही, ज्यादा हमें नहीं बोलना, इसी चैप्टर में आपको रियलाइज करवा देंगे। आइए एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, सॉरी एनसीईआरटी बोल रहे हैं, आरसी मुखर्जी की बात करते हैं। आरसी मुखर्जी में हम आपको बोले थे क्वेश्चन नंबर 1 to 13 बनाने के लिए बोले थे। आइए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। यूरिया और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है। इफ 2 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्या देख रहे हैं, 2 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है कितने में भैया, तो इतना ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो आपका क्या है, यूरिया है, मास ऑफ सॉल्यूट जो आपका क्या है, यूरिया है, यह आपका दिया गया है 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 31.4 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो आपका क्या है, वाटर है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा यूरिया है और ये हमारा क्या है, वाटर है। तो इसका क्या हो जाएगा 31.4 माइनस 2, 31.4 माइनस 2 इट मीन्स क्या, 29.4 ग्राम। देखिए दोनों का मास हमें पता हो गया, दोनों का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और मोल फ्रैक्शन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन कहता है अंडर व्हाट कंडीशन विल द मोललिटी ऑफ ए सॉल्यूट नॉट बी इक्वल टू इट्स मोलरिटी। इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं क्योंकि जैसे हम बताएंगे तो दूसरा और इसी ढंग का एक क्वेश्चन आपका 8वां भी है, ये भी हो जाएगा। इन दोनों को बाद में भी देखते हैं क्योंकि हम उसमें एक रिलेशन आपको बताने वाले हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, याद कीजिए इस क्वेश्चन की चर्चा जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय ही कर दिए थे। क्या थे, कहा जा रहा है शुगर सिरप ऑफ वेट इतना ग्राम कंटेंट्स इतना ग्राम शुगर। आप देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या आप बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ आप देखिए सॉल्यूशन का मास आपको दिया गया है, सॉल्यूशन का मास है 214.2 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 34.2 ग्राम और ये आपका सुक्रोज है, ये आपका क्या है, सुक्रोज है। तो इसका मास अगर आप x ग्राम मान लेते हैं, इसका मास आप आराम से निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट आप आराम से निकाल सकते हैं माइनस करते हुए। और सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है क्योंकि ये क्या होगा, वाटर होगा, क्या है, वाटर है। तो हमें दो चीज निकालना है, मोलल कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन। मोलल कंसंट्रेशन मींस मोललिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास 34.2 इनटू 1000, सुक्रोज का मोलर मास 342 इनटू क्या हो गया, तो इसका मास जब आप निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। ये कट जाएगा कितने से, 10 से, दोनों शून्य से गायब कर दीजिए, 5/9, 5/9। दूसरे में कहता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो आप दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालिए। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, इसका मास बटे में मोलर मास, ये हो गया 0.1। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, उसका मास बटे में मोलर मास, ये हो जाएगा 10। तो हम XA की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, NA/NA प्लस NB। XA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो XA इक्वल्स टू NA/NA प्लस NB। आइए फोर्थ नंबर में देखें, फोर्थ नंबर में कहता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस 4m सॉल्यूशन एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। आपको क्या करना है,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना है, XA बताना है किसमें, तो इन एन एक्वस 4m सॉल्यूशन, कोई एक्वस 4m सॉल्यूशन, एक्वस 4m सॉल्यूशन है, तो मोलालिटी दिया हुआ है 4। मोलालिटी क्या होता है भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के 1 kg में अगर सॉल्यूट का 1 मोल हो तो उसकी मोलालिटी क्या होगी 1, 2 मोल हो तो मोलालिटी क्या होगी 2, 4 मोल हो तो मोलालिटी क्या होगी 4, और अगर m, इसलिए यहाँ क्या दिया है मोलालिटी सॉल्यूशन का क्या है 4 है। इसका अर्थ सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट का कितना मोल है, सॉल्यूट का 4 मोल, और सॉल्वेंट जो हो गया वो कितना 1000 ग्राम में 1000 बटे में 18 55.56। तो बताइए XA निकालना है। कहीं कुछ है, बच्चा बोलेगा सर बहुत टफ क्वेश्चन है, आरसी मुखर्जी में तो लग रहा था IT वाला है, कोठ में बन रहा है। अरे भैया मैं आपको बता दूं, और इसी चैप्टर में आप रियलाइज कर लेंगे कि आरसी मुखर्जी NCERT के कंपैरिजन में आसान है। हाँ, NCERT का आप सब क्वेश्चन लास्ट तक तो बनाइए, वहां 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको परेशान करके रखे, 2-3 चैप्टर से जोड़ के रखे। पांचवें में कहा जा रहा है नाइट्रिक एसिड हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.42, फाइंड द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड परसेंटेज में दे दिया 70। अब ये परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है या परसेंटेज मास बाय मास भी हो सकता है, बोला तो नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें समझना होगा कि ये परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि यदि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम होता तो वो डेंसिटी नहीं है। मोलरिटी निकालना है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम अगर होता तब तो डायरेक्ट मोलरिटी बराबर हो जाता परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम गुने 10 बाय मोलर मास। बताइए कहीं डेंसिटी की आवश्यकता थी, नहीं थी। डेंसिटी दिया हुआ इट मींस ये क्या है, ये परसेंटेज मास बाय मास है, परसेंटेज मास बाय मास गुने डेंसिटी गुने 10 बाय मोलर मास। तो आप बोलेंगे सर डेंसिटी कहां दिया, वो तो दिया हुआ है SPGR। SPGR, ये SPGR क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है भैया, रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C, and we know density of water at 4 degree C is found to be maximum which is equals to 1 ग्राम पर ml। ये तो 1 ग्राम पर ml ही है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है वही डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हो गया परसेंटेज मास बाय मास दिया हुआ है, डेंसिटी भी आपको पता हो गया, तो मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों निकाल दीजिएगा, क्योंकि भैया इसका तो जो मोलरिटी होगा वही नॉर्मलिटी होगा। HNO3 यह एक एसिड है, आप जान रहे हैं, तो इस केस में ब्रेक करेगा H प्लस और क्या NO3 माइनस में। तो आप क्या देख रहे हैं, इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। आप नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू x, और यहाँ x का मान 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 से डिवाइड कर दें, कोई चेंज होता है क्या, कोई चेंज नहीं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में देखें। सिक्स नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, the density of which is 1.07 ग्राम पर cc, find the molarity and molarity। तो आराम से बता दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम NaCl को डिजॉल्व किया गया है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो आप परसेंटेज मास बाय मास में भी चल सकते हैं। क्या हो गया 1/10 इंटू 100, इट मींस ये क्या हो जाएगा 10, परसेंटेज मास बाय मास आपका आ गया 10, डेंसिटी है 1.07,
ग्राम पर सीसी, सीसी का ही अर्थ होता है ml भैया। तो क्या करना है, मोलरिटी और मोलरिटी को फाइंड करना है। तो आप आराम से निकाल दीजिएगा, मोलरिटी तो निकाल ही दीजिएगा और मोलरिटी भी आप निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोलरिटी भी आप निकाल दीजिएगा। परसेंटेज मास बाय मास पता है, इसका अर्थ क्या हो गया कि सॉल्यूशन के, ठीक, यहाँ अगर आप देखें ना तो यहाँ तो देख ही रहे हैं कि सॉल्यूट का मास क्या है, 1 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास क्या है, 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। आप आराम से वहां भी यूज कर सकते थे। आगे आइए 7 नंबर में, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, सेम ढंग का क्वेश्चन सभी जगह चल रहा है, कुछ है ही नहीं है। 7 में कहता है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, molarity and molality of C2H5OH solution which is 50% by weight of C2H5OH in water। तो परसेंटेज मास बाय मास क्या है, 50 है और इसकी डेंसिटी जो है 0.9144 ग्राम पर। बताइए, आराम से आप बता देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन तो हम बोले ही कभी जस्ट बताने वाले हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, जिस समय हम आपको पढ़ा रहे थे फिजिकल स्ट्रेंथ, उस समय ही पढ़ा चुके हैं कि 400 ग्राम 20% तो क्या हो जाएगा, 400 ग्राम 20% में सॉलिड का मास क्या हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। वहां से 50 ग्राम सॉलिड क्या हो गया, प्रेसिपिटेट कर गया। तो इनिशियली 80 ग्राम था, 50 ग्राम प्रेसिपिटेट किया, तो अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वहां सॉलिड कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया। पहले सॉल्यूशन का मास क्या था, 400 ग्राम था और 50 ग्राम तो घट गया, तो अब सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, 350 ग्राम हो जाएगा। बस हमें परसेंटेज मास बाय मास रिजल्टिंग सॉल्यूशन में बता देना है। तो क्या लिखेंगे, 30/350 × 100। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर कहता है इन व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट 25 ग्राम ऑफ CuSO4 into 5H2 be dissolved to obtain an 8% solution of CuSO4। CuSO4 into 5H2, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन करा रहे हैं। तो वाटर के एडिशन पे हमें क्या मिल रहा है, CuSO4 का सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 मिल रहा है, where percentage mass by mass of CuSO4 is found to be 8, और इसका मास दिया है 25 ग्राम। तो आप जरा एक मिनट ध्यान से देखिए, ये जो हमारा क्या है, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, तो इसके साथ में भी क्या है भैया, वाटर प्रेजेंट है। इसके साथ में भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो हम पहले देख लें कि इसमें कितना वाटर है। तो जब आप क्या करेंगे, CuSO4 into 5H2, इसकी आप मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 63.5, ये 32, ये 64 और ये 90, सबको जोड़ेंगे 249.5 ग्राम। मिस आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम 249.5 ग्राम CuSO4 into 5H2 को यूज कर रहे हैं, CuSO4 into 5H2 को ले रहे हैं, तो इसमें वाटर कितना ग्राम है, 90 ग्राम। इस 249.5 ग्राम CuSO4 into 5H2 consist 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर। तो 25 ग्राम में कितना होगा भैया, 90 गुने 25 बटे में 249.5, लगभग 10 चल गया ना, ये क्या हो गया 9 ग्राम, लगभग कर दिए हैं, क्योंकि अगर ये 250 होता तो एग्जैक्टली 10 से कटता, 9 ग्राम। तो ये जो आप 25 ग्राम ले रहे थे, क्योंकि आपको तो CuSO4 का ना परसेंटेज मास बाय मास देख रहे हैं, तो वहां तो CuSO4 का मास चाहिए। तो ये जो CuSO4 into 5H2 की थे, इसमें तो यह भी है और वाटर भी है, तो वाटर कितना ग्राम है, तो 9 ग्राम है। इट मीन्स यहाँ CuSO4 का मास क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ CuSO4 25 - 9 क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। अब आपको परसेंटेज मास बाय मास CuSO4 का क्या लिखेंगे, परसेंटेज मास बाय मास ऑफ CuSO4 क्या लिखेंगे हम भैया, मास ऑफ CuSO4 बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज मास पर मास इसका दिया हुआ है, कितना है देखिए 8 दिया हुआ है। मास ऑफ CuSO4 16 है। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसे कटा दें 2 से, तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 200 ग्राम आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम आ गया। ये आपका पहले क्या था, सॉल्यूट था, इसमें आप वाटर को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाए। ये आपका 25 ग्राम था और वाटर को ऐड करते हुए जो आप सॉल्यूशन बनाए वो हो गया 200 ग्राम। तो बताइए इसमें सॉल्वेंट कितना ऐड किए, तो सॉल्वेंट हम क्या करेंगे 200 माइनस 25, इसका हो जाएगा 175 ग्राम। 2-3 क्वेश्चन और है इस सब, आइए बात कर लें। अब जैसे देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, सॉरी पहले हम 11 नंबर की बात करें। ये 11 नंबर क्वेश्चन याद करें, हम आपको बनवा चुके हैं, ये आपको हम बनवा चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको बनवा चुके हैं। तो अब केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बचता है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बता दें, बस हमारा यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और अगले क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी शुरू करेंगे। हाँ हमें याद है एक क्वेश्चन जो हम नहीं बताएं, उसमें आपको हम कुछ एक लिखने के लिए दे रहे हैं, आपको जहां से ढूंढ के लाना है आप ढूंढ के लाइए, कुछ सोच के आइएगा तो बताएंगे तो अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। 13 में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ इतना इन एवरेज सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी। नॉर्मलिटी दिया गया है 9.28, डेंसिटी है 1.31 ग्राम पर ml। हमें परसेंटेज मास बाय मास पूछा जा रहा है, बताइए एक लाइन में निकल जाएगा या नहीं। परसेंट कंसंट्रेशन NaOH की बात हो रही है तो NaOH के लिए जो मोलारिटी है वही तो नॉर्मलिटी भी हो जाएगा ना भैया। तो परसेंटेज मास बाय मास आप क्या लिख सकते थे इसके लिए, इस मोलारिटी नॉर्मलिटी के लिए ही बात करते हैं ना, तो नॉर्मलिटी हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज मास बाय मास इंटू D इंटू 10 बाय इक्विवेलेंट मास। NaOH का इक्विवेलेंट मास तो उसका मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि NaOH एक बेस है और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, और NaOH का एसिडिटी क्या होगा 1 ही होगा। तो ये तो आपको पता ही हो गया, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, यह पता ही है, यह पता ही है। तो आपका यह समाप्त हो गया। अब जरा ध्यान सुनिए, इसमें हमें एक रिलेशन बताना है मोलरिटी और मोलालिटी के संबंध में, और जहां ये चर्चा करनी है जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है और 8वां नंबर क्वेश्चन वही रिलेशन, 8वां नंबर क्वेश्चन वही रिलेशन है। ये 2 और 8 ये दो जो बचा है, इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन पहले दे रहे हैं, इसे आप जहां से ढूंढ के जो करके लाते हैं इसे समझ के लाइए, देखें तब हम बताएंगे तो बातें समझ होगी में आएगी और भी अच्छे ढंग से। हम कहते हैं आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर aqueous solution which is more concentrated, explain। out of 1 molar and 1 molar aqueous solution which is more concentrated, explain। ये आपको हम क्वेश्चन दिए करके आने के लिए, इसे आप ढूंढ के लाएंगे। हमारा एक पोर्शन समाप्त हो गया है, हम आपको रिलेशन बताएंगे, आप इसे करके आएंगे तो रिलेशन बताएंगे तो और अच्छे ढंग से, क्योंकि देख रहे हैं पर दूसरा नंबर क्वेश्चन यही था किस कंडीशन में मोलारिटी और मोलालिटी इक्वल होगा नहीं होगा, इन सब ढंग की बात करेंगे। तो इसको आप समझ के आएंगे और इसके आगे का हमारा नेक्स्ट पोर्शन अब है सॉल्युबिलिटी, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।